बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। नेटो को भी अब ट्रंप ने धमकी लगा दी है। इसके दो मतलब है, याद रखिएगा। ट्रंप ने नेटो से कहा कि अगर नेटो ने ईरान के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका का साथ ना दिया या वो इस लड़ाई में हमारे साथ ना उतरे नेटो के मुमालिक, तो फिर नेटो के साथ बहुत बुरा होगा मुस्तकबिल में। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। ये साफ धमकी है कि कल को अगर किसी और मुल्क के ऊपर या जो नेटो के मुमालिक मेंबर है उनके ऊपर कोई अटैक करता है तो फिर अमेरिका जोर नहीं लगाएगा। एक तो मतलब ये है। दूसरा ये है कि अमेरिका उन्हें धमका रहा है, तिजारती लिहाज से भी धमकाता है, टैरिफ लगा के भी धमकाता है, उनकी मईशत को तबाह करके भी धमकाता है, फौजी नुक्ता नजर से भी धमकाता है। तो एक तो बात यह भी है कि अमेरिका शायद उन्हें धमका रहा है। नेटो को धमकी लगाने का रीजन क्या है? दो वजूहात है। नंबर एक, डोनाल्ड ट्रंप अगर मदद मांग रहा है नेटो के मुमालिक से तो इसका मतलब है कि ईरान डोनाल्ड ट्रंप के काबू नहीं आया। सादी बात यह है ना, जब दो लोग लड़ रहे हो आपस में और एक आदमी मदद के लिए पुकारे कि आओ मेरी मदद करो, तो इसका मतलब क्या है कि जो दूसरा शख्स है उसके काबू नहीं आ रहा। अगर इस वक्त अमेरिका को नेटो की जरूरत है तो फिर इसका सादा मतलब यह है कि ईरान अमेरिका के कंट्रोल से बाहर है। इसराइल और अमेरिका मिलकर अपने सारे वसाइल लगाकर ईरान का मुकाबला नहीं कर पा रहे और उन्हें बहुत सारे और मुल्क चाहिए। नंबर एक। इसका एक और मतलब भी है, और वो सादा मतलब यह है कि नेटो भी अब डोनाल्ड ट्रंप के कंट्रोल में नहीं है। नेटो जो हमेशा से अमेरिका की जेब में पड़ा हुआ था, उसकी मुट्ठी में बंद रहता है नेटो हमेशा, तो अब नेटो के मुमालिक घास नहीं डाल रहे। हत्ता कि अमेरिका के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात जिन मुमालिक के हैं, अमेरिका ने 5 बड़े मुल्कों को आवाज दी, नाम लेकर उनसे मदद मांगी। चाइना से, जापान से, साउथ कोरिया से, फिर उन्होंने बर्तानिया से और फ्रांस से मदद मांगी। लेकिन इन तमाम मुल्कों में से किसी एक ने भी हामी नहीं भरी कि वो अमेरिका के साथ मदद करने के लिए आ रहे हैं। वजह क्या है? डोनाल्ड ट्रंप तो एक तरह से टके टोकरी हो गए और उन्होंने अमेरिकी सदर का ओहदा भी टके टोकरी कर दिया है। वजह सादी है कि लोग अब एतबार नहीं करते अमेरिका के ऊपर जैसे पहले एतबार करते थे। लेकिन इसके बावजूद कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि एक कोई इत्तेहाद बनाने की कोशिश की जा रही है और कोई ऐसा बेड़ा तैयार करने की कोशिश की जा रही है जो मशरिक़ वस्ता के अंदर पानियों में जाएगा और जाकर इस बात को यकीनी बनाएगा कि जो आलमी रस्ते हैं तिजारत के वो खुले रहें। लेकिन मामला यह है कि जब तक मकामी मुमालिक इसके अंदर शामिल नहीं होंगे तब तक कामयाबी नहीं मिलेगी। और ईरान के मसाइल तो मौजूद है। यानी बड़ा अजीबोगरीब किस्म का एक दावा अभी पासदारान इनकलाब ने किया। ईरान की जो फोर्स है बहुत ही अजीब, मुझे इस वक्त तो बहुत अजीब लगा। लड़ाई को लगभग 2.5 हफ्ते हो गए, 15-16 दिन हो गए लड़ाई चल रही है। आज 16 तारीख है, 28 तारीख को ये लड़ाई शुरू हुई थी। एक दिन आप वो डाल लें, 16 ये डाल लें आप, तो 2.5 हफ्ते हो गए लड़ाई चल रही है। और 2.5 हफ्तों के बाद ईरान ये कहता है कि हमने अब तक जितने मिसाइल और हथियार इस्तेमाल किए हैं ये आज से 10 साल से पुराने हैं, और खास तौर पे जो हथियार हमने अभी डिजाइन किए पिछले साल जो 12 दिनों की जंग हुई थी जून 2025 में 12 दिनों की जंग हुई थी ना ईरान की, तो उन्होंने कहा जी कि उस जंग के बाद जो हमने सीखा और जो हमने बनाया वो तो अभी हमने तक दिखाया ही नहीं किसी को, उससे तो हमने हमला ही नहीं किया किसी पे अभी तक। और ये बाकायदा ईरानी अफवाज और ईरानी वजारत खारजा बार बार ये बात कर रहे हैं। इसका सादा मतलब आप समझ जाए कि अभी उनके पास मजीद हथियार बाकी हैं जिन्हें वो चला सकते हैं। बहरहाल ये किस किस्म का एक इत्तेहाद बनाएंगे अमेरिकन, और ये क्या जंगबंदी के बाद काम आएगा, जंगबंदी से पहले आएगा? मुझे ऐसा लगता है कि ईरान के पास फेस सेविंग के लिए बहुत कुछ होगा एंड ऑफ द डे। बेशक आयतुल्लाह अली खामनेई जो है वो शहीद हो गए हैं, लेकिन उनका बेटा आ गया वो उसी तरह। बेशक ईरान के अंदर जो है वो रजीम चेंज करने की कोशिश की गई, उनको बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया गया, लेकिन ईरान कंपनसेट हो सकता है अगर उसके ऊपर से सिर्फ पाबंदियां उठा दे। ईरान में ना ये कैपेसिटी बहुत है अपनी इकोनॉमी खड़ी करने की। अरब ममालिक की तरह उसके पास भी तेल है और उसके पास बड़ी जबरदस्त लेबर भी है और 9 करोड़ लोग भी हैं, आबादी भी ठीक ठाक है। तो ईरान अपने आप को वापस खड़ा कर सकता है इस सूरत में कि उसके ऊपर से पाबंदियां हट जाए। मुझे नहीं लगता कि ईरान को फेस सेविंग के बगैर इस लड़ाई को खत्म किया जा सकेगा, और उसके पास अभी भी वो मवाद मौजूद है जिसको आप एटमी मवाद कहते हैं। ये ईरानी हुकूमत, ईरानी वज़रा खुद कहते हैं हमारे पास 450 किलो यूरेनियम मौजूद है जो 60% तक उसको हमने तैयार किया हुआ है। और जो बैनुल अक़वामी तखमीने वो ये कहते हैं कि 10 दिन अगर ईरान और काम करे तो वो एटमी धमाका कर सकता है, एटमी तजुर्बा कर सकता है। ये आलमी सतह पे मानी हुई एक हकीकत है। अब जब ईरानी हुकूमत से वज़ीर खारजा से ये पूछा गया बैनुल अक़वामी मीडिया की जानिब से, जनाब वो यूरेनियम किधर है, तो उन्होंने कहा जी वो तो अमेरिका ने बम मारे, वो जमीन के नीचे दब गई कहीं पे। कितना आसान कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने उनके लिए। ये B-52 बॉम्बर्स लेकर आए थे पिछली मरतबा जून में, डोनाल्ड ट्रंप ने बमबारी की और ये कहा कि जनाब हमने यूरेनियम का जो जखीरा है जहां पे इनका है वो हमने सारे बंकर तबाह कर दिए और सारी सुरंगें बंद कर दी हैं। तो उन्होंने भी यही कहा ईरान ने, उन्होंने कहा जी बिल्कुल वो ऐसे ही ठीक कह रहे थे डोनाल्ड ट्रंप के खाते डाल दिया कि इन्होंने बमबारी की वो नीचे दब गया। ये अब ईरान ने कह दिया।
इससे पहले याद रखिएगा कि पुतिन ने एक ऑफर की थी डोनाल्ड ट्रंप को कि मैं ये जो एटमी मवाद मौजूद है ईरान के अंदर, ये मैं अपने मुल्क में ले जाता हूं, यूरेनियम वहां ले जाता हूं और चीजें कंट्रोल हो जाएंगी, लेकिन अमेरिका ने इसे मुस्तरद कर दिया था। अब नाज़रीन, अमेरिका की बात मानी नहीं जा रही और दूसरी जानिब ईरान अटैक पे अटैक कर रहा है। ईरान ने 50 से ज्यादा हमले कर दिए हैं इसराइल के ऊपर, यानी 54-55 लहरें उनकी मिसाइलों की जा चुकी है, जबकि जो इसराइल के अंदर से एक रिपोर्ट आई है ना, वो बड़ी खौफनाक है। वो रिपोर्ट ये बताती है कि गुज़िश्ता 24-36 घंटों में बहुत ज्यादा अटैक हुआ, यानी हफ्ते की रात लगभग 12 बजे के बाद से लेकर एतवार की रात तक की जो रिपोर्ट है वो ये बताती है कि हर 90 मिनट के बाद ईरान ने मिसाइल दागे हैं, एक नई लहर दागी है। और ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने अपने चमचों और खर्चों के जरिए से या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अपनी जाती किचन कैबिनेट के जरिए से ये कोशिश शुरू कर दी है कि गवर्नेंस का सारा मलबा पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन पे डाल दिया जाए। सारी नाकामियां जो है वो सियासतदानों पर डाल के एक मरतबा फिर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ये साबित करे कि वो बेगुनाह है, या उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया, या उन्होंने तो बड़ी कोशिश की है। मिसाल के तौर पे अभी जो मोहसिन नकवी ने कहा कि वो प्लेट में रख रख के ला रहे हैं और आप कोई फायदा नहीं उठा सकते और गवर्नेंस आपको बेहतर करनी पड़ेगी। गवर्नेंस के हवाले से जो डीजी आईएसपीआर है उन्होंने भी बात की, तो हालांकि इनका हक नहीं बनता। फील्ड मार्शल ने मोहसिन नकवी को लाकर बिठाया उन ओहदों के ऊपर जहां पे वो सारी जिंदगी नहीं पहुंच सकता था, और ये जो डीजी आईएसपीआर है इनका एक सरकारी मुलाजिम है, इनकी हैसियत नहीं है कि ये इस बारे में बात करें और हुकूमतों के ऊपर उंगली उठाएं कि आपकी गवर्नेंस ठीक नहीं है, जबकि पाकिस्तान में दहशतगर्दी है, उंगली तो इन पे उठनी चाहिए। पाकिस्तान ने आज तक कश्मीर को आजाद नहीं करवाया, उंगली इन पे उठनी चाहिए। आज तक हम इंडिया से अपना पानी नहीं छुड़वा पाए, उंगली इन पे उठनी चाहिए। बेशुमार ऐसी चीजें हैं जहां पे इन्हें काम करना था, ये अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर पाए। इंटेलिजेंस फेलियर लगातार एजेंसियों का हो रहा है और वो सियासत में मुलव्वस है, अपने हलफ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, तो उंगली तो इन पे उठनी चाहिए। लेकिन वो सियासतदानों पे उंगली उठा रहे हैं कि जनाब बैड गवर्नेंस है और वो आपकी वजह से। तो मैंने एक सर्वे करवाया जिसमें पाकिस्तानियों से मैंने पूछा, देखिए ना, यही जिम्मेदार हो सकते हैं ना, निजाम कौन चला रहा है? निजाम दो खानदान और उनके साथ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और एस्टेब्लिशमेंट ये मिलकर चला रहे हैं। आसिम मुनीर और एस्टेब्लिशमेंट ये एक ही है, यही आप ये समझ लें कि इस वक्त पाकिस्तान में आसिम मुनीर की एस्टेब्लिशमेंट काबिज है और उनका कंट्रोल है, और उनके साथ जो दो हमायती हैं वो शरीफ खानदान है और जरदारी खानदान है। तो इन लोगों में से ही कोई कसूरवार है ना। अब ये सारा मलबा हर दफा सियासतदानों पे डाल देते हैं, तो मैंने इसलिए एक सर्वे करवाया और लोगों से बड़ा सादा सवाल पूछा कि पाकिस्तान में बैड गवर्नेंस और हालात की खराबी का बड़ा जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार तो ये दोनों ही है ना, अगर 100% जिम्मेदारी डालनी है तो इन दोनों भी डलेगी, लेकिन इन दोनों में से बड़ा जिम्मेदार कौन है? क्योंकि हर दफा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बच जाती है ये कहकर जनाब हमने तो किया ही नहीं, सियासतदानों ने किया है, सियासतदान मसले का हल निकाले, हम क्या कर सकते हैं। सारा गंद मार के हर मरतबा ये कहते हैं जी सियासतदानों को कि वो बैठ के मसला हल करें। अब इन्हें सिस्टम का अब्बा निकालना पड़ेगा जेल में से और इमरान खान से बैठ के इनको बात करनी पड़ेगी अल्टीमेटली, उसके बगैर मुल्क इनसे चलना नहीं है। ये और घसीटना है ना, इसको 4 साल आपने घसीट लिया, 4.5 साल, लो 4 साल और घसीट लो, एंड में आपको जाना पड़ेगा अडयाला जेल, वहां जाके आपको माफी मांगनी पड़ेगी। और अगर याद रखना इमरान खान को कुछ हो गया तो ये मैं आपको गारंटी करके बता रहा हूं कि बाकी जिंदगी ये कौम आपसे बदला लेती रहेगी। अगर इमरान खान को आपने जेल में कुछ कर दिया या उसे कुछ हो गया तो ये कौम आपसे बदला लेगी, क्योंकि इमरान खान के वो अल्फाज आज भी रिकॉर्ड का हिस्सा है और उन्होंने ये कहा कि अगर मुझे कुछ हो गया तो आपने इनसे बदला लेना है और मुझे आपने इंसाफ दिलाना है। तो याद रखिएगा कौम से फिर आप बच नहीं पाएंगे। अब नाजरीन, जो मैंने सर्वे करवाया उसमें सवाल रखा मैंने जी, बैड गवर्नेंस और हालात की खराबी का बड़ा जिम्मेदार कौन है? पहली ऑप्शन मैंने रख दी कि शरीफ या जरदारी, इन दोनों में से ये खानदान, और दूसरी ऑप्शन मैंने रख दी फील्ड मार्शल और उनकी एस्टेब्लिशमेंट। तो नाजरीन लोग तो बड़े क्लियर है, 94% लोगों ने, यानी मैंने जब ये सर्वे करवाया तो 20 मिनट के अंदर लगभग 2000 से ज्यादा वोट पड़ गए थे। यही ट्रेंड फिर चलता है सारा दिन। 94% लोगों ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के खिलाफ सर्वे में वोट किया। 94% पाकिस्तानी ये समझते हैं कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात की खराबी और बैड गवर्नेंस के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और एस्टेब्लिशमेंट है, जबकि 6% लोग ये समझते हैं कि सियासतदान भी जिम्मेदार है। तो यहां से ना जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब को हौसला पकड़ना चाहिए। ये मेरी वीडियो उनके लिए है जो नवाज शरीफ और जरदारी साहब के चाहने वाले हैं, वो ये मेरी वीडियो काट के उन तक पहुंचा दें कि मियां साहब देखिए अभी हमने सर्वे करवाया कि पाकिस्तान के हालात की खराबी का जिम्मेदार कौन है, और आम पाकिस्तानी कह रहे हैं कि 94% लोगों का मानना है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और एस्टेब्लिशमेंट जिम्मेदार है। 6% लोग आपको जिम्मेदार करार दे रहे हैं। इसका मतलब है कि आपको अब भी एस्टेब्लिशमेंट की गोद से उतर जाना चाहिए। ये बिला वजह का बोझ आपने लिया हुआ है, क्या हो जाएगा? एक इलेक्शन हार जाएंगे आप, 2 इलेक्शन हार जाएंगे,
लेकिन आप अपनी सियासत बचा लेंगे। और पाकिस्तान के लिए आपको यह करना चाहिए, कम से कम 3 मरतबा पाकिस्तान के वजीर आजम रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट को उनकी औकात में लेकर जाएं, सारे सियासतदान इकट्ठे होकर बैठे और बैठ के यह फैसला करें कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने जो आज तक गद मारा है, यह उसकी कीमत चुकाए। जो जर्नैल कब्रों में है उनको निकाल के उनका ट्रायल करें, नहीं निकाल सकते कब्रों का ट्रायल करें आप। इन डिक्टेटरों को आप सजाएं दें और आइंदा के लिए रास्ते बंद करें। इसी तरह पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, अदरवाइज पाकिस्तान नहीं आगे बढ़ता। नाजरीन, DGISPR ने एक दो बातें ऐसी कही कि मैंने फिर उनकी तस्दीक की है, मुझे इसलिए थोड़ा टाइम लगा, मैं ये आपके सामने रखता हूं। एक तो उन्होंने कहा जी कोई ASI नईम है, उसे खंजर मार मार के उसकी आंतें बाहर निकाल देगी उसके पेट में से, और उसे कहीं वो घसीटते रहे CMH के बाहर और ये वो सब। मैंने फिर जनाब सोर्सेस को CMH भेजा, मैंने पूरी कोशिश की कि मुझे पता चले ऐसी कोई फुटेज जिसके बारे में वो कह रहे हैं कि वीडियो है जनाब, उसकी आंतें बाहर निकाल दी पेट की और उसको सड़क के ऊपर घसीट रहे हैं कश्मीरी या कुछ ऐसा है, और ये कोई नईम नाम का कोई पुलिस वाला है, इसके साथ ये सब कुछ हुआ। तो मैंने ये हर लिहाज से पता करवाया, ऐसा कोई वाकया रिपोर्ट नहीं हुआ, ऐसी कोई वीडियो मुझे मिली नहीं। CMH के जो सोर्सेज हैं वहां मैंने बात की, मैंने कहा जी आप मुझे बताएं कोई ऐसा बंदा कोई इस किस्म का। उन्होंने कहा जी एक पुलिस वाला अनायत नाम का जरूर था जो इस लड़ाई में उसकी जान चली गई और वो शहीद हो गया, लेकिन उसकी आंतें किसी ने नहीं निकाली, बल्कि मुझे उन्होंने एक तस्वीर भी भेजी है, वो तस्वीर ये मेरे पास मौजूद है। अब ये बंदा जो है वो शहीद होने के बाद अस्पताल में इसकी बॉडी पड़ी है, लेकिन इसका पेट नहीं फटा हुआ, पेट बिल्कुल साबित है। तो ये कौन सी आंतें निकाल के लोग घसीटते रहे बंदे को। अब DGISPR के लेवल पे एक जिम्मेदार आदमी ने अगर ये बात की है तो इन्हें वो वीडियो या वो चीजें सामने लानी चाहिए। हमने कोशिश की, हमें कुछ भी नहीं मिला। नंबर 2, DGISPR ने एक अकाउंट के हवाले से कहा कि ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का ये अकाउंट करार दिया जाता है कि इसमें जनाब सरदार इब्राहिम और सरदार कयूम ने पाकिस्तान के साथ इल्हाक करके गलत किया, ये इस अकाउंट के ऊपर ट्वीट हुआ है। तो इस पे उन्होंने तनकीद की कि देखें इस किस्म का इनका बयानिया है। वो मैंने पता किया तो वो अकाउंट ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का अकाउंट है ही नहीं, वो कुछ नामालूम अफराद ने अकाउंट बनाया और पहले वो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के फेसबुक से और ट्विटर से इंफॉर्मेशन उठा उठा के लगाते रहे, और जब सबको इस अकाउंट के ऊपर यकीन आना शुरू हो गया तो फिर इन्होंने 2 इस तरह के ट्वीट किए, जिनमें से एक में इन्होंने हामिद मीर पे अटैक किया और दूसरे में इन्होंने पाकिस्तान के साथ जो कश्मीर का इल्हाक का फैसला उसके ऊपर इन्होंने इस तनाजे को हवा दी। तो ये अकाउंट ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी कहती है ना ये अकाउंट हमारा है, ना इस पे इंफॉर्मेशन हम डालते हैं, ना हमारा इसके साथ कोई ताल्लुक है। ये कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के लिए अकाउंट बनाया गया है जिससे नफरत फैलाई जा रही है और इस नफरत को हमारे खाते में डाला जा रहा है। ये वैसे ही है जैसे मैंने आपको माजी में बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे अकाउंट्स बनाए गए हैं। मैंने आपको याद है आज से तकरीबन 6-8 माह पहले बताया था, कुछ ऐसे अकाउंट्स मैंने शॉर्टलिस्ट किए और मेरे टीम के लोगों से मैंने कहा इनको निकालो। तो कम से कम भी सैकड़ों ऐसे अकाउंट मिले जिनमें इमरान खान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दोनों की तारीफें एक ही अकाउंट से हो रही थी और वो अकाउंट ऑपरेट एक ही तरीके से हो रहे थे और वो एक ही तरह की चीजें जो है वो रिपोर्ट करते हैं। तो ऐसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन आजकल किए जाते हैं। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का ये आजकल खासा भी है, उसको बहुत पसंद करते हैं। मोहसिन नकवी ने जैसे ही गवर्नेंस का मामला उठाया और DGISPR ने भी उठाया, DGISPR तो तगड़े आदमी है, यूनिफॉर्म पहना हो तो सारे डरते हैं। साथ ही अंसार अब्बासी ने वजारत दाखिला के स्कैंडल्स पर काम शुरू कर दिया। आप अंदाजा करें कैसे हमारे सहाफी कि वजारत दाखिला के स्कैंडल अब ये मोहसिन नकवी के बयान के मोहताज थे कि जिस दिन मोहसिन नकवी PMLN या पीपल्स पार्टी के मफाद के खिलाफ जाएगा या रवायती सियासतदानों के मफाद के खिलाफ जाएगा या जिस दिन वो सियासतदानों पे मलबा डालेगा, हम फौरी तौर पे मोहसिन नकवी को गंदा करेंगे। भाई इससे पहले आपने गंदा क्यों नहीं किया जब तक आप उसकी गोद में बैठे रहे? तो अब जनाब अंसार अब्बासी साहब जो है वो ये काम कर रहे हैं। तो मजे की बात यह है कि हमेशा एक काम होता रहा पाकिस्तान में जो इस मर्तबा नहीं हो रहा। पाकिस्तान में यह होता रहा हमेशा कि अपोजिशन जो है ना वो एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की लड़ाई का फायदा उठाती रही।